नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर विकास नगर से है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने विकास नगर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में जेपी नड्डा इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। सुना ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन किस बात का गठबंधन है? ये गठबंधन दो बातों का। एक तरफ मोदी जी मतलब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हटाएंगे और भ्रष्टाचारी को समाप्त करेंगे, यानी उनको जेल में देंगे। बोला है कि नहीं बोला मोदी जी ने? और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भारी मतों से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक्शन मूड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के मधुबन होटल में बीजेपी के टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई। वहीं बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। होटल में हुई कोर कमेटी की बैठक। वहीं बैठक में जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शॉल ओढ़ाकर उनका बता दें कि स्वागत किया गया और साथ ही तमाम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। टास्क है कि सब नेताओं का अपना बूथ जो है जिताना है और अपना बूथ जो है रिकॉर्ड मतों से जो जिताना है। एक ही टास्क सबको दिया जा रहा है। टास्क है कि सब नेताओं का अपना बूथ जो है जिताना है और अपना बूथ जो है रिकॉर्ड मतों से जो जिताना है। एक ही टास्क सबको दिया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश की सभी 11,729 बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें करीब 50% बूथों को वेब कास्टिंग से जोड़ा जा रहा है और जिसके लिए वेब कास्टिंग टीम भी बना दी गई है। जबकि जो भी कंपनी इस वेब कास्टिंग को तैयार कर रही हैं, उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाए और जिसके कंट्रोल रूम के जरिए वेब कास्टिंग किए गए बूथ की निगरानी की जा सके। और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि वेब कास्टिंग के लिए 5,892 ऐसे बूथ को चिन्हित किया गया है जहां नेटवर्किंग की समस्या नहीं है। पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल होता है, ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है तो उनको किस सुविधा केंद्र से, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, किस जिला अस्पताल से संपर्क करना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि राज्य में स्थित 13 जनपदों के जिला अस्पताल होंगे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वहां के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होंगे उनकी जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी। उसका एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जो अगले स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने शीट पर सेक्टर ऑफिसर से लेकर पोलिंग पार्टियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक बूथ से नजदीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहां के चिकित्सक का कॉन्टैक्ट नंबर।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनकी बहू पर एक बार फिर ईडी ने सम्मन जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये कार्रवाई राजनीति बदले की भावना से हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि आज तक बीजेपी ने तानाशाही नहीं की है और हम कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह नहीं हैं, जिन्हें 1975 में कोर्ट ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया था। हम दो लोग थे। भाग्यपूर्ण बात है। कितनी बार नोटिस देंगे, कितनी बार पूछताछ करेंगे। ये सारी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और जानबूझकर मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए कार्रवाई हो रही है। एक ही केस में आप कितनी बार नोटिस दोगे, कितनी बार पूछताछ करोगे? आपको पूछताछ करनी यही समय था, चुनाव का वक्त है पूछताछ करने के लिए। पहले भी कर सकते थे। अगर हरक सिंह रावत जी पर पूछताछ हो रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर क्यों नहीं हो रही है? हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कैबिनेट के तो सदस्य थे। तानाशाही आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। वो अपना कोर्ट का मैटर है, कोर्ट देख रही है और कोर्ट करेगी। हम इनकी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरह नहीं है, जो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों की घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था और इनको रायबरेली से टिकट नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके की चीजें ये करते चले आए हैं और इन्होंने ही आज तक कांग्रेस के शासन का। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को मजबूत बताया और कहा कि उत्तराखंड में इस बार मोदी लहर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि धरातल पर जाकर उन्होंने देखा है। उन्होंने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी द्वारा हरिद्वार से प्रत्याशी न बनाए जाने और वहां से प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि त्रिवेंद्र बीज घोटाले में आरोपित रहे हैं। देखिए, मैं 3 सीटों में मैं खुद गया हूं। मैं एक सीट का जिन सीटों में गया हूं, मैं उनका आपको समीक्षा करके बताऊंगा। पहले ले लीजिए आप हरिद्वार। हरिद्वार में निशंक को क्यों हटाया गया? क्योंकि जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बाद वहां प्रत्याशी बीजेपी का लाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो कृषि मंत्री थे खंडूरी जी के जमाने में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के बयान पर टिप्पणी की है और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और मंत्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में केरल ने बचाया था, परंतु इस बार वहां पर भी बीजेपी मजबूत है और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी सरकार है और ईवीएम भी उन्हीं के पास है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और 400 पार का नारा देने वाले पहले 200 तो पार कर लें। रामदास अठावले के बयान पर पलटवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान और बता दें कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, ये करण माहरा ने कहा है। क्या अठावले जी कह सकते है ना, उनके पास पावर ईवीएम की थी, लेकिन अब वो घबराए हैं, इसीलिए तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इतने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? आज तो बीजेपी कहीं रहे नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मेरे को लगता है कि पूरी रक्त भी हमारा ही हो गया है वहां। और
अब उनको पता था कि कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ जी जो हमारे सीजीआई हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको था ये कभी ना कभी ईवीएम की हवा निकालेंगे। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। तो कांग्रेस पार्टी की हार तो होने वाली है और हम तो करेंगे 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। तो मतलब ये कांग्रेस की हालत है। लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरला ने बचाया था, मतलब केरला में उनकी 19 सीटें चुनकर आई थी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है, कम्युनिस्ट तो उधर ही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी को उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन दिया। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी की ओर से बुलाई गई और पत्रकार वार्ता में बता दें कि प्रत्याशी को कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी बताते हुए समर्थन किए जाने की घोषणा की। जिसको कहते हैं, ये लड़ाई तो पूरे देश में हो रही है। तो प्रत्याशी का न उतर पाना तो चुनाव आयोग की और इसकी व्यवस्था की खामी है। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं और एक निरंकुश तरीके से फैसला किया और हमारे कैंडिडेट को निर्दलीय घोषित कर दिया और हमने भी उसको कहा कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तभी हम लोग ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि यहाँ जो क्षेत्रीय ताकत है, जो जिसका प्रत्याशी होगा, हम उसको समर्थन करेंगे। और उसको समर्थन करने के पीछे हमारी मंशा ये है कि जैसा किसी भाई ने भी कहा कि जो राष्ट्रीय दलों का रवैया है, राष्ट्रीय दलों की जो कार्यप्रणाली है, वो क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय अस्मिता को खत्म करने वाली रही है। पहले कांग्रेस करती थी, अब आज भाजपा बहुत तेजी से उसको कर रही है। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रीय ताकतों का एकजुट होना और क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने का मुहिम चलाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी को उत्तर प्रदेश संचार विभाग का समन्वयक नियुक्त किया गया और इसी को लेकर गरिमा महारा दसोनी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किए हैं और साथ ही उन्होंने इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। और गरिमा महारा ने कहा कि वो पार्टी के विश्वास पर खरी उतरेंगे और जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेगी। बता दें कि गरिमा महारा को मिले प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद दिया। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मीडिया चेयरमैन हमारे पवन खेड़ा जी को, जयराम रमेश जी को, सुप्रिया श्रीनेश जी को, वैभव वालिया जी को, डॉक्टर चैनिका उनियाल जी को, कि उन लोगों ने मेरी मेहनत को परखा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मेरे को जिम्मेदारी मिली है और बहुत जल्द मैं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालूंगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि मुझे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसका निर्वहन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बहुत शिद्दत से काम करूंगी। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक केवल 850 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं और जबकि कुल शस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। और वहीं अब प्रशासन ने ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और साथ ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। गई थी, वहां कुछ मिला भी था। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए
प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107-16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो एनबीडब्ल्यू विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई जारी। 885 लोगों ने जमा किए अपने शस्त्र धारकों की कुल संख्या है 1719। और बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी है। हल्द्वानी में बता दें कि 885 लोगों ने अपने शस्त्र जमा किए हैं और साथ ही शस्त्र धारकों की कुल संख्या 1719 है। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली श्रीनगर दौरे पर हैं। अनिल बनूली ने सोशल मीडिया सम्मेलन में शिरकत की, जहां गढ़वाली गीतकारों ने बनूली पीएम मोदी के ऊपर बनाए हुए गढ़वाली गीत के जरिए उनका स्वागत किया। बलूनी ने अपने संवाद में कहा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह की मूर्ति के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने कहा कि माधो सिंह भंडारी की याद में भी दीपावली के बाद इगास पर्व को मनाया जाता है और इगास को विश्व भर में पहचान दिलाएंगे। अनिल बनूली ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एनडीए को 400 पार देखना चाहते हैं और जिनका वे स्वागत करते हैं। अनिल बनूली ने कहा कि विपक्ष के ताने से वे अपना इरादा नहीं बदलने वाले। श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर सोशल मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली ने जिसमें शिरकत की और साथ ही कांग्रेस पर पलटवार भी किया गया और कहा कि एनडीए इस बार 400 पार। बता दें कि श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर सोशल मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली ने जिसमें शिरकत की है। इन सबका भाव बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इनके बड़ी संख्या में इन लोग आए। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना, मोदी जी के जो जन कल्याण की चीजें उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए ये सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम इनके आभारी हैं और जिस प्रकार से ये सब लोग काम कर रहे हैं, वाकई आज जो देश को आवश्यकता है मोदी जी की पुनः सरकार बनने की, विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड में, उसमें इनका भी सबका योगदान होगा और हम लोग 400 पार का जो हमारा संकल्प है वह भी पूर्ण होगा। दिनेशपुर के हरिचांद गुरुचांद धर्म मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी महावारुणी के मौके पर लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, परंतु हरिचांद गुरुचांद मंदिर के संस्थापक गोपाल जी महाराज के देहांत के बाद मंदिर के बता दें कि अनुयायियों में समिति में पदों की लड़ाई के चलते अलग अलग 2 कमेटी का निर्माण हो गया। दोनों पक्ष कोर्ट के शरण में गए और वहीं बता दें कि पिछले साल प्रशासन की देखरेख में महावारुणी उत्सव मनाया गया। वहीं इस बार दोनों पक्ष महावारुणी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रशासन के माध्यम तहसीलदार की देखरेख में महावारुणी उत्सव करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश से होगी वारुणी स्नान और प्रशासन की देखरेख में आदेश जारी। विवाद तो हरि मंदिर का बहुत पहले से चल रहा था, आपको पता ही, आप लोग अवगत हो इस मामले में। और आप लोगों को ये महावारुणी मेला हर साल लगता है। उसके सिलसिले में एसडीएम साहब के पास हम लोग आए हैं और उस मेले का एकदम नजदीक समय आ गया, कल से ही स्टार्ट है। उसकी परमिशन के लिए न्यायालय के आदेश से एसडीएम साहब महोदय से करवाने के लिए आए थे। आप कुछ सुन रहे? ये यहाँ पे हमारे तरफ से जो न्यायालय में और न्यायालय द्वारा मुझे हरिचंद मतुआ सेवा समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया और रजिस्टर ऑफिस द्वारा भी मुझे
अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसका पेपर मैंने आप लोगों को दिखाया। सर, कल जो है इस मेले के संबंध में सुनवाई थी 3 तारीख को सिविल जज में, जुडिशियल में। तो वहां से निर्णय ये हुआ, 2-2 पक्ष, मतलब प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष में 2-2 आदमी लिया गया है और मेला कराने के लिए आदेश एसडीएम तहसीलदार को दिया गया है। आज जो है तहसीलदार जी ने समिति को बुलाया, आप जो निर्देशित किया कि कल से मेला शुरू है। 2-2 नाम जो है हमारे समिति से, मथुआ सेवा समिति की ओर से, और जो उनके नाम से, मतलब आशुतोष राय की तरफ से 2 लोग देखिए मेला का तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल जो विभाग मिला था, इस बार भी वही विभाग। भारतीय सेना में तैनात 14 गढ़वाल राइफल के संजय सिंह रावत उर्फ जीतू ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक बता दें कि पड़ने से उनका निधन हो गया। सैनिक के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि पहुंचेगी और साथ ही सैनिक के निधन की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। सैनिक के निधन से उनकी 5 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। खोले का एक गांव, यहाँ पे आर्मी में है हमारा लड़का था, मैं ताऊजी हूँ उनका, और वो अभी साइचिंग एरिया में पोस्टेड था। तो वहाँ उनको कुछ अटैक हुआ, जो भी है मतलब अभी क्लियर पता नहीं है। तो वहाँ से उनके फौज ने बताया कि भाई ये सीरियस है और मामला जो है, कल हमें पता लग गया कि वो एक्सपायर हो गया। तो उसका बॉडी अभी वो लेके आ रहे हैं। तो कल सुबह उनके सीओ ने फोन यही किया था कि आपका बेटा अटैक आया और डेथ हो गई। मैं 17 साल सर्विस करके आया हूँ आर्मी से, और 2001 में रिटायरमेंट आया था, और मेरा लड़का 33 साल का था, और वो वहाँ से छुट्टी आ रहा था, और बीच रास्ते में ये हमको पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे को यही सूचना मिली कि उसका अटैक आया। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां 9 दिन से लापता फौजी की पत्नी का शव गुरुवार को नाले किनारे पेड़ से लटका मिला और शव बुरी तरह से सड़ चुका था और शरीर के कुछ हिस्से को कुत्तों ने नोच लिया था। और साथ ही लापता होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुरी तरह सड़ी हालत में मिले शव की पहचान परिजनों ने कपड़ों से की, और जिसके बाद पुलिस ने ललित के घर पहुंची और साथ ही फोटो दिखाकर पहचान की। तो ललित ने बताया कि तारा मानसिक तौर पर बीमार थी और पिछले 5 साल से उसका एम्स से इलाज चल रहा था। और बता दें कि मुखानी थानाध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। गांजा में सीएनजी क्रिकेट एरेना है, ग्राउंड के पीछे एक बेल का पेड़ है, सुनसान सी जगह है, इस पर एक महिला लटकी हुई पाई गई थी। बच्चे जो खेल रहे हैं और बॉल गई होगी तो उन्होंने तब बॉडी को देखा, पुलिस को सूचना मिली और थाने की टीम भी आई है और मैंने भी अभी विजिट किया है घटनास्थल। तो बॉडी कम से कम 7-8 दिन पुरानी लग रही है। और जैसे कि थानाध्यक्ष ने बताया कि 26 तारीख को गुमशुदगी दर्ज थी एक महिला की। महिला का शव हल्द्वानी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 9 दिनों से महिला लापता थी और संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से महिला का शव लटका मिला और साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।